सर, आप कृषि मंत्री हैं, अब मुझे ज़रा ये कुछ बातें बताइए एज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, खरीफ और रबी दोनों फसलों की बुआई से पहले आपने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत, ये तो 29 मई से शुरू हुआ अभियान, 12 जून तक चलेगा ये अभियान। आप बहुत लोगों को मिल रहे हैं, सीएम सबसे बातें कर रहे हैं, स्टेट्स के सीएम से, आप एमएलए एमएलसी से मिल रहे हैं। ये अभियान का उद्देश्य थोड़ा डिटेल में बताइए, हमारे किसानों के लिए सवाल। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान जी, ये जरूरी है। और विकसित खेती के लिए जरूरी उत्पादन बढ़े जी, फसलों का उत्पादन की लागत घटे, किसानों की आय बढ़े। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आय को बढ़ाना, और वो लगातार प्रयत्न उसके लिए कर रहे हैं। तो हम लगातार खेती के क्षेत्र में, आज ही अगर आप आंकड़े देखेंगे जी सर, तो अर्थव्यवस्था की इस साल की चौथी तिमाही में जी, अगर आप देखेंगे तो 7.5% के आसपास हमारी कुल ग्रोथ रेट रही है। उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट भी 5.4% के आसपास है। बहुत अच्छा प्रदर्शन खेती ने किया। आज भी कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, लेकिन हम और संभावनाएं, उत्पादन हमको और बढ़ाना है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए कई नई टेक्नोलॉजी हमारे साइंटिस्ट खोज रहे हैं, नई बीज, नई फसलों के कई नई किस्में विकसित कर रहे हैं। एक तरफ तो वैज्ञानिक हमारे लैब में शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, खेतों में किसान बैठ के खेती कर रहा है, लेकिन मैंने देखा कि गैप है। ये लैब टू लैंड, इसको जोड़ना जरूरी है। रिसर्च हो रही है लैब में और खेती हो रही है खेत में, तो कई बार रियल टाइम में जो लाभ रिसर्च का किसान को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। और इसलिए मन में यह भाव आया कि एक ऐसा कार्यक्रम जो वैज्ञानिक और किसान को साथ बैठाए, आपस में संवाद हो, तो इसका कृषि की आय बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने में इससे बहुत लाभ मिलेगा। और इसलिए हमने पहले ही खरीफ की फसल में उत्पादन कैसे बढ़े, कृषि मंत्रियों का सम्मेलन किया, अफसरों की बैठक की, रबी में कैसे उत्पादन बढ़े उसकी रणनीति बनाई, और उस रणनीति में आगे फिर ये जोड़ा कि हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक हैं। ये केवल लैब में नहीं रहेंगे, 4 वैज्ञानिकों की एक टीम हमने बनाई। उस टीम के साथ केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विभाग के अमले को हमने जोड़ा, केवीके जोड़े, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोड़ी, प्रगतिशील किसान जोड़े, और हमारा मंत्र है एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम। ये हमारा मंत्र है, और इसको लेके वैज्ञानिक निकले गांव-गांव। तो मुझे खुशी है कि 2170 टीम हमारी बनी। और हमारी ये टीमें गांव-गांव जा रही, 29 तारीख से गई। अभी मुझे बता दूं, प्रसन्नता है, 2 दिन में ही हम 8,000 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं, और 7 लाख लोगों से ज्यादा किसानों से संवाद कर चुके हैं। ये वैज्ञानिक जाते हैं तो पूरे गांव की जानकारी लेके जाते हैं। वहाँ की माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, किन की कमी है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, वहाँ फसलों पे किस वायरस का अटैक होता है, वो सारी जानकारी लेके जाते हैं और किसानों के साथ बैठते हैं। किसानों को बताते हैं कि इस माटी में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, फसल की कौन सी किस्म अच्छी हो सकती है, कौन से बीज ठीक हो सकते हैं, कौन से रोगों का अटैक होता है, और कौन से तत्वों की कमी है माटी में, और उसके लिए संतुलित खाद कौन सी डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध खाद डाले जाए, उससे भी जमीन खराब होती है। तो संतुलित खाद का उपयोग, जिससे उत्पादन बढ़े और धरती को नुकसान ना हो। दलहन मिशन, तिलहन मिशन, प्राकृतिक खेती, बागवानी, सबके बारे में बात कर रहे हैं। किसान भी सवाल पूछ रहे हैं, और किसान की जो वास्तविक समस्या जमीन पे आ रही है उसको भी वैज्ञानिक समझ रहा है। उस समस्या को देखते हुए आगे जरूरत पड़ी तो वो रिसर्च भी करेंगे, शोध करेंगे और समाधान बताएंगे। लेकिन मेरा विश्वास है कि इस अभियान के कारण हम इसी खरीफ की फसल में फिर उत्पादन बढ़ाने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी का विजन, उनका सोच, उनकी प्रेरणा हमारे पीछे है। किसान निकले हैं और वैज्ञानिक भी अब गांव-गांव जा रहे हैं। हमारी खेती कमाल करेगी, और कमाल करेगी। सर, जल्दी से सिंधु जल समझौता के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए, 1960 में ये ऑपरेशनलाइज हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अभी अबेंस में डाला, एक तरीके से रुक गया है। किसानों के लिए ये आप क्या असर देखते हैं इसका किसानों पर? ऐसा अन्यायपूर्ण समझौता मैंने कभी नहीं देखा। हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चिनाव हमारे देश से होकर निकल के जाती है, और 80% पानी आपने पाकिस्तान को दे दिया। और केवल पानी नहीं दिया, पानी के साथ साथ स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
83 करोड़ रुपए भी दे दिए कि आप बनाओ, आप क्या नहरें हो, ले जाओ पानी। ये कैसा समझौता है? भारत को इस समझौते से क्या मिला? इस समझौते के कारण हमारा पानी चला गया, हमारा पैसा चला गया। तब जब ये समझौता हो रहा था, पार्लियामेंट की डिबेट देखिएगा 1960 की, कांग्रेस के सांसदों ने भी विरोध किया कि अन्यायपूर्ण है, मत कीजिए, मत कीजिए। लेकिन एक कैसी पाक परस्ती है। स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने कहा कि हम शांति खरीद रहे हैं। पैसा भी गया, पानी भी गया, कहां शांति आई? उस समय विरोध किया गया था कि ये देश के हित में नहीं है, लेकिन जिद करके किया। अपनी छवि बनाने के लिए हम तो सब दे देंगे। हमारा पंजाब कितना पानी नीचे चला गया, हमारे हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में कल मैं था, वहां के किसान कह रहे थे पानी रणवीर नहर के लिए हमें चाहिए। हिमाचल, लद्दाख, वहां पानी की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने इस संधि को स्थगित कर दिया। अब ये भारत का पानी है, भारत का, और ये पानी हमारे किसान के खेतों में जाएगा, उनके सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा और फसलें लहलाएगी। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कितना नुकसान हुआ इतने वर्षों में हमारा, कितना पानी हमारा चला गया। अगर ये सिंचाई के लिए काम आता तो इन 4 राज्यों के 5 राज्यों के किसानों की तकदीर बदल देता है। सर, पाकिस्तान कह रहा है, और ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान कह रहा है, भारत से गुहार लगा रहा है कि इस संधि को जो आपने रोका है इस पर पुनर्विचार कीजिए। क्या लगता है आपको? तुम खून बहाओ और हम पानी दें। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। इस पे रिकंसिडरेशन होगा क्या? हमारा पानी हमारे किसानों के काम आए, ये स्टैंड है। ओके। मैं आपसे, क्योंकि आपने सर ये बताया कि आप थे आरएसपुरा सेक्टर में, बस अभी ही आधे किलोमीटर, हम बस पे खत्म कर रही हूँ, आधे किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से। वहाँ किसानों से आप मिले, ड्रोन चलाने वाले किसानों से मिले, ट्रैक्टर्स वालों से मिले। क्या क्या कह रहे हैं किसान, क्या बातचीत हुई सर? देखिए, एक तो मैं किसानों के साहस को, शौर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। सेना सीमा पर रक्षा कर रही, लेकिन ये भी दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में खड़े हैं जी। देशभक्ति के भाव से भरे हैं जी। कई बार कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन उनका जज्बा प्रणाम करने के लायक है सचमुच में। बस उनकी छोटी छोटी चीजें हैं। एक, उनको लगता है बंकर और बने, ताकि जब ऐसा मौका आए तो हम लोग सुरक्षित पहुंच जाएं। दूसरा ये कि अगर नुकसान होता है गोलीबारी में, कई बार सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि हम मारते हैं आतंकवादियों को, निर्दोषों को निशाना नहीं बनाते। पाक में तो मानवता नाम की चीज नहीं है। तो वैसे समय बंकर मिल जाए, नुकसान अगर हुआ है तो उसकी भरपाई हो जाए। कल अमित भाई भी जम्मू कश्मीर गए थे और उन्होंने पैकेज की भी घोषणा की है, तो उस नुकसान की भरपाई हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि पानी हमें मिल जाए। पानी वो कह रहे थे ये रणवीर नहर में ये पानी आ जाए। हाँ। वहां से चिनाव नदी होके गुजरती है। हाँ। वो चिनाव का पानी चाहते हैं कि ये पानी मिल जाए। बाकी तो वो मैदान में डटे हुए हैं और उन्नत खेती के लिए हम लोग प्रयत्न कर ही रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी सुविधा के लिए, उनकी बेहतर खेती के लिए। और सचमुच में वो सीमावर्ती गांव, प्रधानमंत्री कहते हैं ये गांव पहला गांव है, आखिरी गांव नहीं है। जी, पहला गांव। तो वहां मान के वहां के विकास, वहां की प्रगति, वहां की समस्याओं के समाधान सब प्रयत्न करेंगे। एक और उनकी दिक्कत आई है सामने कि पाकिस्तान जो लोग चले गए थे, उनकी जमीनें खाली हुई थी, उस खाली जमीन पर वो खेती कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि लीगल राइट भी उनको मिले। इस तरह की कुछ चीजें आई है। ठीक है सर, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में आपने देशवासियों को ये आश्वस्त किया था कि हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं, आपने ये कहा था। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आज एपीपी के दर्शकों को क्या आप बताएंगे सर कि ये क्या आंकड़े हैं, साझा करेंगे कि कम से कम एक रीअश्योरेंस हो कि मान लो कल को सिचुएशन खराब होती है इंडिया पाकिस्तान में, मान लीजिए सिचुएशन होती है वॉर की, तो हम किस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं? मैं अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि वो निश्चिंत रहे। हमारे किसानों ने घनघोर परिश्रम करके अन्न के भंडार भरे हुए हैं। मोदी सरकार की कृषि नीतियों के कारण आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इस्तेमाही की मैंने बताई 5.4% है। हमारे पास गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, ऑल टाइम हाई। चावल भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हमारे पास। मक्के का, मूंगफली का, सोयाबीन का भंडार हमारे भरे हुए। बिल्कुल चिंता ना करें और ये भंडार भरे रहें, केवल देश को नहीं,
आज भारत का सामर्थ्य है कि दुनिया में जहाँ जरूरत पड़ेगी उनको भी हम खिलाएंगे। भारत को फूड बास्केट दुनिया की हम बनाएंगे, कोई चिंता ना करें, भंडार भरपूर है, माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, चिंता की कोई जरूरत नहीं। मेरा आखिरी सवाल एक थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है सर, जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से खेतों में ज्यादा दिखते हैं किसानों के साथ, और दिल्ली में आप कम दिखते हैं, मगर इसका असर कैबिनेट में हमें देखने को मिला है। निर्णय के बाद निर्णय जो है वो किसानों के हित में आ रहे हैं शिवराज जी, तो ये कैसे मैनेज, मतलब आपके जब से आप आए हैं तब से लग रहा है जैसे कि किसानों के लिए और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश मिल गया है। मैं तो अब भी आपसे बात करके सीधे पानीपत जा रहा हूँ, आज हरियाणा के किसानों से मिलूंगा विकसित कृषि संकल्प अभियान में। जैसा मैंने कहा कि मेरी हर सांस में खेती और किसानी बसी है, प्रधानमंत्री जी ने काम दिया है तो इसको प्रामाणिकता के साथ दिन रात जुट के करना है, और यही तो देश के लिए जीना है, तो हम देश के लिए जी रहे हैं। तो और एक बस छोटी सी बात, पिछले 4 साल से मुझे बताया गया कि हर रोज एक पेड़ लगाते हैं आप, अब मैं भी कुछ एकदम हरी भरी कर दिए हैं। 4 साल से ज्यादा हो गए। देखिए, हाँ। पर्यावरण भी अगर बचाना है तो भाषण से काम नहीं चलेगा, आपको भी खुद कुछ करना पड़ेगा। तो मैं रोज पेड़ लगाता हूँ। हाँ। आज भी आपके साथ पेड़ लगाते हुए मैं हरियाणा जाने वाला हूँ। अच्छा, आप अभी पेड़ लगाएंगे? 4.25 साल हो गए। हाँ। एक दिन भी कोविड भी मुझे हुआ था तो उस समय मैंने कहा था गड्ढा खुद के पेड़ रख जाना, पेड़ जरूर लगाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि जब आप जिंदगी में ऐसा कोई व्रत लेते हैं तो उसका लाभ देश को मिलता है। हाँ। पर्यावरण बचाने के लिए मध्य प्रदेश में तो आंदोलन बन गया। मैंने आह्वान किया कि शादी की वर्षगांठ पे पेड़ लगाओ, जन्मदिन पे लगाओ, बच्चों के जन्मदिन पे लगाओ, माता पिता की पुण्य स्मृति में लगाओ। तो भोपाल में मेरे साथ कई लोग पेड़ लगाते थे, अभी भी कभी जाता हूं तो लगाते हैं, और पेड़ लगाने का सिलसिला मैं कहीं भी रहूं देश में दुनिया में जारी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.